हेलो फ्रेंड्स, लर्न फॉर कंपटीशन एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जीके जीएस का होगा। आज थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। 25 क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा आप लोगों का कितना स्कोर बनता है, कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1782। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो लॉर्ड क्लाइव की हुई थी, ये भी याद रखिएगा। एक और है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 को लड़ा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह, ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो को जो वैसा अर्थ होता है हिंदी में, वो होता है मृतकों का टीला। अब यहाँ पे मृतकों का टीला नहीं दिया है, लेकिन माउंट ऑफ द डेड दिया है, उसका ट्रांसलेट कर दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था और उसमें मृतकों का टीला ना देकर माउंट ऑफ द डेड लिखा था। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। गला थोड़ा खराब है मेरा, तो इसलिए वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए सिपाहियों के द्वारा, ऑप्शन बी बागान श्रमिकों के द्वारा, ऑप्शन सी किसानों के द्वारा, ऑप्शन डी जमींदारों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। और कहाँ से? बैरकपुर छावनी से की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं की गई थी कि हम लोग यहाँ से अपनी स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति स्टार्ट करते, नहीं। यहाँ पे कारतूसों के लिए लड़ाई हुई थी कि हमारा जो जाति और धर्म है उसको खराब किया जा रहा, इसलिए यहाँ से क्रांति स्टार्ट हुई थी। फिर बढ़ते बढ़ते फिर वो स्वतंत्रता संग्राम तक आ गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछे तो इंडिया डिवाइडेड हो जाएगी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूछे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी ज्योतिबा राव फूले ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ही सत्यार्थ विकास की रचना की थी। अगर ज्योतिबा राव फूले के पूछे, एक पुस्तक थी इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी, वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी गई थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो मराठी भाषा में लिखी गई थी। और सत्यशोधक समाज के जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी वो कौन थे? ज्योतिबा राव फूले थे। अगर राजा राम मोहन राय पूछ लिया जाए तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद पूछ लिया जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1958। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? तो एक तो नर्मदा हो गई और एक ताप्ती हो गई। तो ये दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, भ्रंशदोड़ी से पश्चिम की ओर बहती हैं। और कहाँ पे गिरती? अरब सागर में गिरती हैं, ना कि बंगाल की खाड़ी में। और नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये क्या बनाती? एस्चुरी बनाती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों के बीच है? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच में है गंडक सिंचाई परियोजना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी करता है? तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अगर सबसे छोटी पूछ लिए जाए तो कौन 106 किलोमीटर कौन करता है? अफगानिस्तान करता है भारत से सीमा साझा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली तक इसकी पर्वत श्रेणी जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जहां ऋतुओं के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी पर्णपाती वन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां पे पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसको पर्णपाती वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। पत्तियां झड़ जाती हैं तो उसे पर्णपाती वन कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सवाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी जो कंपोज है ये एक घास का खुद ही मैदान है। ये एक घास है तो यहाँ पे देश होना चाहिए। तो ये तो ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोज घास कहाँ की है? तो ये ब्राजील की है। यूरोप और अर्जेंटीना। तो सवाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर यूरोप में पूछ लिया जाए कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं। अगर अर्जेंटीना में पूछ लिया जाए कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी आटाकामा, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी गोबी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में है। अगर आटाकामा पूछ दिया जाए तो ये चिली में है और थार पूछ लिया जाए तो ये पश्चिमी उत्तर भारत में है और गोबी पूछ लिया जाए तो ये है मंगोलिया में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4 का में, ऑप्शन बी भाग 5 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 3 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है भाग 4 का में है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए भाग 5 में केंद्र की बात की गई, भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है और भाग 3 में किसकी? फंडामेंटल राइट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की बात तो भाग 3 में की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात भाग 4 में की गई है। भाग 5 में केंद्र की बात की गई और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी संघ की राजभाषा से, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से, ऑप्शन डी संसद का संविधान। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि संघ की राजभाषा से आर्टिकल 343 रिलेटेड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे किसको होगा? किसी को नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी
राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगी कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। यहीं पे अगर पूछ दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको माना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल नंबर जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी को ही संविधान की आत्मा माना है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। याद रखिएगा आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए N गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी N राघव राव, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ही मसौदा कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति कहते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? BR अम्बेडकर होते हैं। ये तीनों बात एक ही है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दो, मसौदा कमेटी बोल दो, या फिर प्रारूप समिति बोल दो, ये तीनों एक ही हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर हैं। ये कितने सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए GV मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी डॉक्टर PV चेरिन। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछ दिया जाए तो ओम बिरला थे। ओम बिरला हैं प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी CaCl3। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है वो HCaCl3 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाए। अगर NaCl पूछ दे, सोडियम क्लोराइड, तो ये नमक होता है। क्या होता है? NaCl नमक होता है। ठीक है। HCl पूछ दिया जाए तो हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। H2O पूछ दिया जाए तो ये किसका? पानी होता है। H2O किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक और केरल का है, वो भी आप लोग बताइएगा, तो हम ही बता देते हैं इसको। जो एक और है, केरल में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 2 हैं। एक पहला हो गया मोहिनीअट्टम और दूसरा कौन सा हो गया? कथकली। अगर यहीं पे तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम है। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कुचिपुड़ी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कथक हो जाएगा। ये थे हमारे शास्त्रीय नृत्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 161, ऑप्शन डी 126। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 126वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर विश्व प्रेस सूचकांक में भी पूछ लिया जाए कि भारत की कौन सी रैंकिंग रही है, तो सबसे हाईएस्ट रही है 161। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 161 रही है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पूछ लिया जाए तो 126 रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ऑप्शन नंबर 24 है कि पद्म विभूषण 2023 में कितने लोगों को दिया गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 91। तो पहले तो ये पूछो कि पद्म कितने दिए गए हैं। तो जो टोटल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री टोटल जो दिए गए हैं वो 106 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 106 दिए गए हैं। अगर उसमें से पद्म विभूषण की बात की जाए तो कितने लोगों को दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो वो 9 लोगों को दिया गया। अगर पद्मश्री पूछ लिया जाए तो 91 लोगों को पद्मश्री
दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 31 जून। तो 31 जून को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के 25 में से कितने आंसर सही निकले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।